हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या चल रहा है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। आई थिंक हमने अपने पिछले चैप्टर में क्या कर लिया था, हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया था प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। हमने जाना था कि डिफिशिएंट डिमांड होती क्या है, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि डिफिशिएंट डिमांड क्या होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, उसके सोल्यूशंस क्या होते हैं। सोल्यूशंस तो सॉरी हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के पार्ट में हम जानेंगे एक्सेस डिमांड के बारे में। एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्लियर करेंगे उसके सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आ गया हमारा पेन। ठीक है, हमारा टॉपिक है इस बार प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। हम आप किसके बारे में जानेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड के बारे में। हमने अपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है वो क्या होता है, कम होता है किसके कंपैरिजन में, एएस के कंपैरिजन में। मतलब एग्रीगेट सप्लाई हमारी तो ज़्यादा होती है लेकिन जो डिमांड होती है वो कम होती है। सप्लाई हमारी कितनी थी 1000, डिमांड कितनी हो रही थी हमारे यहाँ 500 यूनिट्स की। तो हमारे यहाँ क्या थी, डिमांड की कमी थी और सप्लाई क्या थी हमारे यहाँ ज़्यादा थी। अब क्या है, हमारा बिल्कुल अपोजिट है। इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा है एंड एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या है, कम है। समझ गए, इस बार डिमांड ज़्यादा कर रहा है बायर एंड जो सप्लायर वो क्या कर रहा है, सप्लाई क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी यूनिट्स हो रही है, जो प्रोड्यूसर है कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1000 यूनिट्स। जो सप्लायर है वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1000 यूनिट्स। ठीक है, अब जो बायर है उसने प्लान करा कि हम इस बार क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। इस बार उन पे क्या हो सकता है, उन पे मनी ज़्यादा हो सकता है, इस बार हमारी इकोनॉमी में उन पे पैसा ज़्यादा हो सकता है हमारे बायर्स पे। तो क्या कर रहे हैं, इस बार डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने क्या करी, 500 यूनिट्स की डिमांड करी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो तो 1000 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जो डिमांड हो रही है वो कितनी हो रही है हमारी 1500 यूनिट्स की। 1500 यूनिट्स की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। मतलब क्या हो रही है, हमारी एक्सेस डिमांड हो रही है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। डिमांड ज़्यादा हो गई इस बार। तो इस बार हम क्या कह सकते हैं, डिमांड हमारी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें क्या हो सकता है, इस बार हमारी इकोनॉमी में क्या है, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, एबल हैं काम करने के लिए वर्क को, जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम करना चाहते हैं, जो उन्हें काम मिल रहा है वो करना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। हमारी सारी इकोनॉमी पूरी क्या, हमारी एम्प्लॉयड इकोनॉमी है। मतलब सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, रिसोर्सेज का। तो फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होने पे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 1000 यूनिट्स। ये इनकी क्या है, मैक्सिमम है। मतलब क्यों, क्योंकि सारे लोग क्या हमारे एम्प्लॉयड हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमारे क्या है 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पा रही है, लेकिन डिमांड कितनी की हो रही है 1500 यूनिट्स की। समझ गए, जब प्रोड्यूस इतनी हो रही है तो हमारी सप्लाई कितनी होगी 1000 यूनिट्स की होगी। और जो हमारी डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो एफ लिखते हैं। तो ये क्या है, हमारी 1000 है। लेकिन जो हमारी डिमांड है, जो प्लान करी जा रही है वो कितने की करी जा रही है 1500 यूनिट्स की। तो ये क्या है, इस बार ज़्यादा है। डिमांड क्या हो गई हमारी, प्लान वाली ज़्यादा हो गई, जो फुलर यूटिलाइजेशन वाली है वो हमारी क्या है, कम है, 1000 है। ठीक है, अब इसे एक बार हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। एक्सेस डिमांड हम कहते किसे हैं, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब व्हेन एग्रीगेट डिमांड, कब, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड है इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। कब, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई आपकी क्या है, कम है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्ड क्या है, टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और हमने क्या जाना था कि पूरी इकोनॉमी में हमारे सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब हमारा फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तभी तो हम इतनी मैक्सिमम बना पा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्या था हमारा,
एडी इज एक्सिस व्हेन इट्स मोर देन दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एडी आपका क्या रहेगा, आपका एक्सिस रहेगा कब, जब मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो उससे बाद भी आपको नीड पड़ रही है किसकी, रिसोर्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं, जब आपका एडी क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। समझ गए कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसे डायग्राम, इसका डायग्राम देख लेते हैं, एक्सिस डिमांड का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चलिए सबसे पहले ये हमें पता है, ये हमारी एक्स एक्सिस बनती है, हमारी क्या बनती है, वाई एक्सिस, नॉर्मली हमें ये बनानी होती है, ठीक है। और एक हमारी लाइन जाती है किसकी, इनकम की, इसको हम क्या लिख देते हैं, 45 डिग्री, हमेशा ये यही नॉर्मली हमें करना है। फिर हम क्या करते हैं, एडी की लाइन खींचते हैं, ये एडी हमारा कौन सा है, हमारा फुलर यूटिलाइजेशन, मतलब 1000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। ये क्या है, हमारा फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडी, जब एग्रीगेट डिमांड हमारी फुलर यूटिलाइज हो रही है हमारी रिसोर्स की, तो तभी है हमारा। लेकिन अब हमारा नया वाला कौन सा एडी है, जो प्लान हो रहा है, तो वो इस बार कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। ये एडी कौन सा है, पी वाला, मतलब प्लान वाला। प्लान कितना कर रही है हमारी इकोनॉमी में, 1500 यूनिट, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड हो रही है, तो हमारी कर्व कहाँ पे आ जाएगा, हमारा एडीपी वाला ऊपर की तरफ, जो एडीएफ है वो उसके नीचे रहेगा, समझे, ठीक है। अब इसके एक बार ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या कह रही है हमसे, जो एडीएफ है और जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी है, एडीएफ मतलब हमारा रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी फॉर फुलर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब इस समय हमारी इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। एडीपी क्या है, हमारी जो प्लान्ड एडी है, जो हाइगर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी हाइगर डिमांड है। और जो इनका डिफरेंस होता है एडीपी और एडीएफ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड, मतलब ईएफ। ईएफ कहाँ था हमारा, जो ये वाला हमारा स्पेस था, जो ये बचा हुआ डिफरेंस है किसके बीच में, एडीपी और एडीएफ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस डिमांड, ठीक है, समझ गए, हो गया ये क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसके ऑब्जर्वेशंस। अब हम इसके क्या समझेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे, सॉरी इसके क्या है हमारे कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस आगे इस बार हम समझेंगे। अब इसके कॉजेज, ये कारण क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। चलिए, हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि जो एडी है कैसे मिलकर बनता है, हम 4 सेक्टर की जब डिमांड को प्लस करते हैं, जैसे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। समझ गए, हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम। अब मैं इन सबको खोल दूं, अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, समझ गए। इस बार हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, कंजप्शन ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है हमारी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ज़्यादा क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। अब जो हमारा लेकिन एक्सपोर्ट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए। ऐसी अब जो एक्सपोर्ट हमारा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये कब बढ़ सकता है, जब हमारी जैसे कंट्री में कोई चीज़ 100 की मिल रही है और वो विदेश में कितने की मिल रही हो, फॉरेन कंट्री में वो हमारी मिल रही हो 150 रुपीज़ की, या डॉलर्स में मान लो आप, तो ठीक है। तो अब आप कौन सी वाली खरीदोगे, आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में खरीदो, तो हमारा क्या हो रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे ही हमारा इंपोर्ट, अब इंपोर्ट क्या होगा, ये नेगेटिव, तो इस बार क्या होगा, ये कम होगा। वही कंडीशन, बाहर क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, और कंट्री में हमारी क्या मिल रहा है, वो सस्ता मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री का ही तो खरीदेंगे, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट इस बार हमारा क्या होगा, कम होगा, समझ गए। एक कंडीशन और होती है हमारी, डिक्रीज इन टैक्सेस, मतलब हमने पहले पढ़ा था कि जब हमारे उसमें तो इंक्रीज हो रहे थे पार्ट 1 में, जब हमारी डिफिशिएंट डिमांड थी, लेकिन एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज इन टैक्सेस हो रहा है। जैसे हम मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज़,
ठीक है, पहले क्या हो रहा था, आपके जैसे 20 रुपीज़ माइनस होकर आप पे कितने बच रहे थे, 80 रुपीज़ बच रहे थे डिस्पोजल इनकम में, डिस्पोजल इनकम के रूप में। लेकिन अब आपकी 100 इनकम है, लेकिन आपके कितने कट हो रहे हैं, टैक्स कितना कम हो गया, 10 रुपीज़ से कम हो गया, तो अब आपकी इनकम कितनी बच रही है आप पे, 90 रुपीज़। तो आप क्या करोगे कंजप्शन करोगे, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, आपकी डिस्पोजल इनकम बढ़ गई, तो आप कंजप्शन क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, डिक्रीज इन टैक्सेस से, ठीक है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है। सबसे पहले आता है हमारा इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्यों, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका जो एमपीसी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, और आपका जो एमपीएस है, एमपीएस क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, समझे। एमपीसी इंक्रीज ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और क्योंकि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ रहा है, मतलब अब कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, क्या आ रहा है, लोगों पे पैसा ज़्यादा है, तो क्या कर रहे हैं, कंजप्शन ज़्यादा करने की सोच रहे हैं और सेविंग कम करने की सोच रहे हैं। तो इसी कारण से क्या हो रहा है, हमारा एमपीसी इंक्रीज हो रहा है और एमपीएस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकंड, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस में, कब करते हैं, जब लोगों के हाथ में पैसा होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यू टू बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बुलिश का मतलब क्या हो गया, जब लोगों के हाथ में पैसा होता है, उन्हें पता है कि अब हमारी इकोनॉमी में क्या आ चुका है, पैसा आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझे। थर्ड क्या होता है हमारा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे इट इंक्रीज व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन डेवलपमेंट एज वेल एज वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, किसमें, उन्होंने किसमें स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, मोर ऑन डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट में स्टार्ट कर दिया, और एज वेल एज हमारे जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। फोर्थ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कंडीशन वही, एक सेकेंड, 100 रुपये की चीज़ है हमारी कंट्री में सस्ती मिल रही है, और बाहर कितने की मिल रही है, 150 की, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे हमारे। इट इज़ ड्यू टू लोअर डोमेस्टिक प्राइस रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस। हमारे क्या है, डोमेस्टिक प्राइस क्या है, लो हैं, और बाहर के प्राइस क्या है, हाई हैं। फिफ्थ, डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट में क्या हो गई, हमारे गिरावट आ गई, वही कंडीशन, बाहर ये 150 रुपीज़ की है और हमारी कंट्री में कितने की है, 100 रुपीज़ की है, तो हम अपनी कंट्री का खरीदेंगे गुड्स। इट इज़ ड्यू टू हाइगर इंटरनेशनल प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या आपके हाई हैं कंपेयर्ड विद डोमेस्टिक प्राइसेस, ठीक है। डिक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या हो रहे हैं आपके, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज इन टैक्स रेट मीन्स हाइगर डिस्पोजेबल इनकम, मतलब हमने पढ़ा था कि आपकी 100 रुपीज़ इनकम थी, आप लेकिन 10 माइनस करा था, पहले 20 था, अब आप पे कितने बचे, 90 बची, तो आपकी क्या हो रही है, डिस्पोजल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले कितनी थी आपकी डिस्पोजल इनकम, 80, इंक्रीज कितनी हो गई, 90 से। विद द पीपल सो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, तो जो हमारे लोग हैं वो क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब इंक्रीज होगी डिमांड, लोग क्या करेंगे, कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, समझ गए, ठीक है। अब क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस को आप क्या भी कह सकते हो, रिजल्ट क्या है, या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। पेपर में आपसे क्या कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि रिजल्ट बताओ एक्सेस डिमांड के, इम्पैक्ट बताओ, या कॉन्सिक्वेंसेस बताओ किसके, एडी के, समझ गए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहला आपका इन्फ्लेशनरी गैप, हमारा वो डिफिशिएंट डिमांड में क्या था, डिफ्लेशनरी गैप था, इसमें क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। एक है हमारा स्टैटिक जीडीपी, स्टैटिक जीडीपी को हम क्या भी बोलते हैं, रियल जीडीपी हमने पढ़ा था, हमारी दो तरीके की जीडीपी होती है, रियल जीडीपी होती है और एक नॉमिनल जीडीपी होती है, जो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे एक्सिस डिमांड एंड वेज पेज स्पाइरल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, समझ गए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा फर्स्ट इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले हमारा आता है इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। चलिए जानते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। उससे पहले एक एग्जांपल से एज्यूम करते हैं। हमने देखा कि जो हमारे क्या बायर हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बार 1500 यूनिट मतलब 1500 यूनिट्स का क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मतलब डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। बट
जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, ओनली 1000 यूनिट्स ही क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया कि कंडीशन तो आपको समझ आ गया कि इस बार हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा हो रही है और क्या हो रही है, सप्लाई कम हो रही है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कम क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। समझ गए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कोई एक्सेस कैपेसिटी अब बची नहीं है, क्या है, फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है, ये मैक्सिमम है इनका। ठीक है, जानते हैं एक्सेस डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड की वजह से हमारे यहाँ क्या आता है, इन्फ्लेशनरी गैप आता है। अब इन्फ्लेशनरी गैप हमारी इकोनॉमी में क्यों आता है, इसके वजह से एक कारण भी है कि जैसे आप ये मान लिए कि अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई, अब उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो अपने प्राइस लेवल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, गुड्स को क्या कर देते हैं, महंगा कर देते हैं। समझ गए, गुड्स को महंगा कर दिया तो उससे क्या होगा, डिमांड क्या आएगी, कंट्रोल में आएगी, थोड़ी लोग क्या करेंगे, सोच समझ के आप खर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे प्राइस लेवल क्या हो गया आपका, प्राइस लेवल क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर दिया। उसकी वजह से अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी कंट्री में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी हमारी कंट्री में। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही होगा, जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। डिफ्लेशन में क्या होता था, हमारे यहाँ मंदी आ जाती थी, इसमें क्या हो रहा है, हमारे एक्सेस डिमांड है तो इन्फ्लेशन आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बढ़ चुका है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो चुका है। अब हमारी कंट्री में क्या करते हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड है। अगर जो लोग काम कर रहे हैं, अब हमारी कंट्री में क्या आ चुका है, इन्फ्लेशन आ चुका है। अब हमारी कंट्री में क्या आ चुका है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है। अब जो लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग क्या होते हैं, हम जो भी काम करते हैं, मैं हूँ, आप हो, तो क्या सब कहलाएंगे, लेबर, लेबर कहलाते हैं। और जो लेबर जहाँ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर जो जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है, वेजेस होती है, वो क्या कहेंगे कि आप हमारी सैलरी वेज क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, उनकी सैलरी क्या कर दो, आप बढ़ा दो, या आपकी जो आप उसे वेज भी कह सकते हो। क्यों बढ़ा दो, क्योंकि अब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन, महंगाई आ चुकी है, तो आप क्या करोगे, उनकी सैलरी और वेज को आपको बढ़ानी पड़ेगी। जब आप उनकी सैलरी और वेजेस बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। क्या कर दिया आपने, अगर उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए आपने क्या करा, प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी कर दी, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस कर दी, इंक्रीज कर दी। अब आपका जो आउटपुट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो क्या हो रहा है, बढ़ चुका है। अब वो सामान बनने में क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो अब जब वो उसका लास्ट में बन के तैयार होगा, जब वो माल, तो क्या होगा, महंगा बिकेगा, तो उसका प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस लेवल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को कहा गया है कि इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जब सिचुएशन होती है कौन सी, एक्सेस डिमांड की, तो द लेवल ऑफ आउटपुट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्यों नहीं बढ़ा पाते, हम प्रोडक्शन को इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या है, फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है, किसका, रिसोर्सेज का। अब हमारी इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं बचा, सभी क्या है, एम्प्लॉयड है। उसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी में क्या नहीं बढ़ा पा रहे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे और लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारी कंट्री में क्या है, एक्सेस डिमांड है। समझ गए। और हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी शॉर्ट रन आउटपुट के बेस पर हम चल रहे हैं कि शॉर्ट रन आउटपुट में क्या होता है, हमारा कांस्टेंट रहती है क्या, टेक्नोलॉजी। और जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो जनरेट करती है प्रेशर डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे। जो एक्सेस डिमांड है प्रेशर जनरेट करती है किस पे, हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे। इट राइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, क्योंकि जो लेबर है वो वेज और सैलरी क्या कर रही है कि हमारी इंक्रीज करो, क्योंकि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, विच लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है हमारे गुड्स और सर्विसेज का, वो क्या हो जाता है, जनरली बढ़ जाता है। उसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम देखते हैं। जो हमने डायग्राम देखा था पिछला, इसमें यही तो बताया गया था कि जो ये बीच का गैप होता है, मतलब जो ADF है, जब फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ AD होता है और जो ADP होता है, जो प्लांट होता है, जो उसका डिफरेंस होता है, ये जिसको हम क्या बोल लेते हैं, एक्सेस डिमांड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप।
इसी को हमने क्या बोल दिया, इन्फ्लेशनरी गैप बोल दिया। ठीक है, समझ गए? ओके, इन्फ्लेशन गैप किसके बराबर, हमारा एक्सिस डिमांड का भी हमने देखा। ठीक है, इट इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, किसके डिफरेंस होते हैं, हमारा प्लान्ड एडी और जो बियॉन्ड होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, और एडी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा प्लान्ड एडी और जो एडी एफ और एडी पी का जो डिफरेंस होता है, हम उसके बीच को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या आ चुका है, स्टैटिक्स जीडीपी। चलिए स्टैटिक जीडीपी बात करते हैं। स्टैटिक जीडीपी की क्या होती है, स्टैटिक जीडीपी को हम क्या भी कहते हैं, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वांटिटी होती है उसमें जो हम प्राइस से जब उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लेकर चलते हैं, इसमें बेस ईयर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, बेस। ठीक है, अब बेस ईयर क्यों लेके चलते हैं हम, ये स्टैटिक, इसे हम इसमें क्या मानते हैं, रियल जीडीपी में जो हमारा प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर चाहे आप ईयर कोई सा भी आप ले लो, प्राइस आप क्वांटिटी कितनी बढ़ा लो, आपके प्राइस तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जो हमारी क्वांटिटी वो तो हमारी क्या है, बराबर बनी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी तो अब बची नहीं है कि हम इसमें और प्रोड्यूस कर सकें। सभी क्या है, फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो हमारी सब क्या आएगा, ज़्यादातर आंसर्स आपके सेम आएंगे। ठीक है, देखिए इवन व्हेन द लेवल ऑफ एडी इज हाइगर देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जब आपका लेवल ऑफ एडी हाइगर होगा, कब, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइट, तो आपका जो जीडीपी लेवल है वो आपका नहीं बढ़ेगा, वो क्या आएगा, इट्स रिमेन स्टैटिक। जानते हैं कैसे, जो हमारा ये डायग्राम है इसमें हम इसे एक्स एक्सिस मानते हैं, वाई ये 45 डिग्री होती है हमारी। इसमें जो हमारा एडीएफ होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, जिसे यहाँ पे होना चाहिए था, नॉर्मली हमारे से कायदे में होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये पहुँच कहाँ गया, इससे ऊपर जो हमारा एडीपी है। डिमांड हमारी सप्लाई कितनी की 1000 यूनिट्स की, लेकिन डिमांड कितनी की आ गई हमारी, जो प्लांट वाली है 1500 यूनिट्स की आ गई। तो इसे आप ओ मान लो, जो हमारा ये लेवल है इतना, इसको एन मान लो, ये क्या है हमारा जीडीपी। जब ये पॉइंट हमारी यहाँ था तो हम इसे यहाँ माना। ठीक है, अब जब हमारा एडीपी बढ़ चुका है यहाँ पे, ये जब भी कहाँ है, यहाँ पे, तो ये हमारे जब भी जीडीपी क्या है हमारी सेम है, क्वांटिटी क्योंकि हमारी बढ़ी नहीं रही है, क्वांटिटी हमारी क्या है, सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारी एक्सेस कैपेसिटी ये 1000 है, तो इस बार भी क्या है हमारा 1000 ही हम दे पाएंगे, 1500 यूनिट इनकी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि इट रिमेन्स स्टैटिक, हमारी जीडीपी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड, क्योंकि हमारे रिसोर्स क्या हैं, सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हो चुके हैं, कोई और काम करने के लिए अब बचा नहीं कि जो हमारी डिमांड को पूरी कर सके। देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी में क्या नहीं है, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी अब नहीं बची है कि हम और प्रोड्यूस कर सकें और उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि हमारी दो तरीके की जीडीपी होती हैं, रियल जीडीपी, एक होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, दो तरीके की जीडीपी होती है, इसमें हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्वांटिटी इंटू पी मतलब प्राइस। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, बेस ईयर, उसमें लेके चलते हैं हम करंट ईयर को। समझना ध्यान से, पहले हमारी क्वांटिटी 100, प्राइस कितना हो गया 1000, क्वांटिटी हमारी सेम है, प्राइस इस बार क्या होगा, बदल गया, 2000 हो गया। इसमें हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बट इसमें हमारा प्राइस रियल जीडीपी में क्या रहता है, कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्वांटिटी क्या है हमारी, बड़ी नहीं है, 1000 है, एक्सेस कैपेसिटी है कि फुल्ली एम्प्लॉयड है, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज नहीं होगी, प्राइस कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर आएगा सेम आएगा, इसलिए हमारी रियल जीडीपी क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब हमने इसलिए बोला वी आर प्रेफरिंग द रियल जीडीपी नॉट नॉमिनल जीडीपी, इसलिए हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी को हम मान के चलते हैं, नॉमिनल जीडीपी को नहीं। एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल इम्प्लाइज राइज इन नॉमिनल जीडीपी। हम एक्सेस डिमांड लीड कब करते हैं, एक्सेस डिमांड क्या होती है, जब राइज होता है हमारा जनरल प्राइस लेवल, हमारा जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है और वो इम्प्लाई होता है राइज इन नॉमिनल जीडीपी, जब हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में
जो एक्सेस डिमांड होती है हमारी, क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि हम पे तब फुलर एम्प्लॉयड सिचुएशन आ चुकी है। इसमें हमारा एटीएम क्या नहीं है, हमारा हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। मार्केट जो अब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। प्राइस लेवल आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें कंट्रोल करने हैं हमारी किसको, डिमांड को। ठीक है, ये आपका स्टैटिक जीडीपी था। नेक्स्ट आता है हमारा वेज प्राइस स्पाइरल। अब इसके बारे में जानते हैं वेज स्पाइरल क्या होता है। ड्यू टू एक्सेस डिमांड, जब हमारी कंट्री में क्या आ गई, एक्सेस डिमांड आ गई, कितनी 1500 यूनिट्स हो कितनी रही है, 1000 यूनिट सप्लाई हो रही है, एक्सेस कितनी है 500 यूनिट्स। ठीक है, देर इज हाई प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स, इसलिए हाई प्रेशर आता है कि इसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं उसकी वजह से हमारी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेजेस जो हमारे लेबर है वो क्या कह रहा है, हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमारी वेज बढ़ाओ। तो उससे प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है उसको। अगर इंक्रीज कर देता है तो उसकी वजह से हमारा प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से हमारी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारा रहन सहन का जो होता है वो हमारी खर्चे भी बढ़ जाते हैं, मतलब खर्चे क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है। इसकी वजह से फिर क्या होगा, दोबारा हमारे अगर खर्च हो जाएंगे तो इंक्रीज इन वेजेस, तो हम दोबारा कहेंगे भाई सैलरी वेज बढ़ाओ। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेज पहले इंक्रीज करो, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होंगे, फिर ये स्पाइरल चलता रहेगा। अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो फिर दोबारा हम कहेंगे वेज इंक्रीज, ये सब क्या करेगा, ये ऐसे चलता रहता है स्पाइरल में। एक्सेस डिमांड कॉज स्पाइरल, एक्सेस डिमांड किसके कारण से आ जाती है, वेज प्राइस स्पाइरल की वजह से। द इकोनॉमी इज ड्राइवन इनटू सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एकदम से सिचुएशन कौन सी आती है, हाइपर इन्फ्लेशन की आ जाती है। मतलब एकदम से क्या बढ़ जाती है हमारी इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कौन सी हमारी लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट में एग्जांपल हमारा प्रोड्यूसर कर कितनी रहा है यूनिट सप्लाई 1000, डिमांड कितने की आ रही है 1500 यूनिट की। ठीक है, अब वो कितनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, 500 यूनिट्स की डिमांड क्या नहीं कर पा रहा, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। अगर वो कर पाता तो उसे 500 जो यूनिट का प्लस का उसका प्रॉफिट होता है, उससे प्रॉफिट होना था, लेकिन वो तो कर नहीं पा रहा, तो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उतना। ठीक है, एक्सेस डिमांड कॉजेस इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड क्यों होती है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से इन द इकोनॉमी में इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लेवल ऑफ आउटपुट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। इसमें तो सेम लिखा हुआ है, मैं आपको से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉस ऑफ प्रॉफिट में यही होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसे क्या होता है, लॉस होता है, किसके वजह से कि वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता। इसमें एक मेन कारण आपको बस यही वर्ड याद करना है कि आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो डिमांड, यू नो क्या नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे डिमांड किसकी, जो आपका बायर है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप ये इनको प्रॉफिट में हो सकता था लेकिन लॉस हो रहा है। अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड, ये सेम लिखा था, इसके लिए सॉरी, आप इसको याद रखें, अनफुलफिलमेंट आप कर रहे थे किसकी, डिमांड की। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट था आपका। इन्फ्लेशनरी गैप, हमारी महंगाई हमारी क्या हो चुकी है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्या आ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, किसकी वजह से, हम वेज जो प्रोड्यूसर हमारे क्या कर रहे हैं, वो वेजेस कर रहे हैं, उससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन आ रही है उसकी वजह से। फिर हमने स्टैटिक जीडीपी पढ़ा, उसमें कांस्टेंट है, इसमें हमारा क्या प्रोडक्शन ही नहीं बचता, हम प्रोड्यूस और यूनिट नहीं कर सकते, फुलर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ चुकी है। में पढ़ा, इसमें हमारा क्या होता है, पहले वेज डिमांड एक्सेस बढ़ रही है तो हमारे हाई प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में वेजेस की वजह से जनरल प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यही क्या चलता है हमारा, यही हमारा इससे रोटेट होता रह रहा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पड़ा, क्योंकि अनफुलफिलमेंट और डिमांड हम क्या नहीं कर पा रहे, उनकी पूरी नहीं कर पा रहे। अगर हम पूरी कर पाते हैं हमें प्रॉफिट होगा, उनकी नहीं कर पाते तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें। हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफरेंस गैप के बीच में हम डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में, मीनिंग के बारे में,
पहले इन्फ्लेशनरी गैप एक्सिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड अबव द लेवल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। हम इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं? जब हमारी कंट्री में क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, ठीक है। और जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। समझा? डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? द शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बिलो द लेवल ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विवेलेंट इज टर्म्ड एज अ डिफ्लेशनरी गैप। इसमें क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है, एडी कम एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा, ठीक है। इसमें वही तो एग्जांपल लेके 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स क्या होता है हमारी, ठीक है, 1,500। ये किसका हमारा एग्जांपल है? इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी का क्या हो जाएगा कि 1000 को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन डिमांड कितने की हो रही है? 800। इसको हम क्या बोल देंगे? डिफ्लेशनरी गैप बोल देंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट फैक्ट करता है, इन्फ्लेशनरी गैप कॉजेस इन्फ्लेशन एंड प्राइस हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है, महंगाई बढ़ती है, इंक्रीज वेजेस हमें इंक्रीज करते हैं, अगर उसको इंक्रीज करने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ता है किसमें? हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। और डिफ्लेशनरी गैप में डिफ्लेशनरी गैस की वजह से डिफ्लेशन आती है, मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या आती है? मंदी आती है, उसकी वजह से हमें लोगों की वेजेस कम करनी पड़ती है, प्राइस लेवल हमारी इकोनॉमी में होता है कम हो जाता है, समझ गए। लास्ट हमारा सम ऑफ कॉजेस फॉर जैसे राइज इन वन एंड मोर कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, टैक्स रेट आपके क्या हो गए? कम हो गए, तो आपका क्या बढ़ गया? डिस्काउंट लिंकेज बढ़ गई। राइज इन मनी सप्लाई, आपकी मनी हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई, इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे क्या हो रहा है? इकोनॉमी में एक ही चुका है, मतलब ये डिमांड बढ़ चुकी है। डिफ्लेशनरी आपके क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ डी ज़्यादातर कंपोनेंट्स हैं, हमने 4 कंपोनेंट पढ़े हैं, C प्लस I प्लस G प्लस S माइनस M, तो उनमें क्या है कि गिरावट आ चुकी है, तो उसकी वजह से हमारे क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिफरेंस गैप। राइज टैक्सेस के टैक्स बढ़ चुके हैं, आपकी टैक्स हो गई, कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है? डिफ्लेशन आ रही है, मंदी आ रही है। और लास्ट है हमारा फॉल मनी सप्लाई, हमारी मनी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई, हम पे पैसे नहीं हाथों में, तो हम क्या कर रहे हैं? डिफ्लेशनर आ रही है, हमारी मंदी आ चुकी है, हमारी किसके कारण? इससे क्या हो रहा है? डिफ्लेशनरी हो रहा है, ठीक है। ये हम अपने कल की वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो हमने अब तक पढ़ा एक्सिस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एक्सिस डिमांड पढ़ा, हमने डिफ्लेशनरी डिमांड पढ़ा, डिफ्लेशन डिमांड। इसमें हम क्या जानेंगे? अब जानेंगे इनके सोल्यूशंस क्या, हमने इनके अब तक ये तो जान लिया होते क्या है, कारण क्या है, कॉजेस क्या है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब जानेंगे इनको ठीक कैसे करा जाता है, इनके सोल्यूशंस क्या होते हैं। इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। जब तक क्या, बाय बाय एंड सी यू। अगर आपको कुछ भी अपने वीडियो में प्रॉब्लम लगे, कुछ भी टॉपिक आपको समझना है, तो हम आप हमसे क्या कर सकते हैं? कमेंट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।